हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी 2021 का जो टॉपर रही हैं ऐश्वर्या वर्मा जी, ऑल इंडिया रैंक फॉर, उनकी आंसर शीट को हम देखेंगे। तो इनका मीडियम था इंग्लिश मीडियम और ये टेस्ट ऑनलाइन पे दिए थे। किस तारीख को? 3 जनवरी 2021 को दिए थे। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और इन्होंने विजन आइस पे ये टेस्ट लिखा था, तो ये क्रेडिट जाता है विजन आइस को और हमारे जो टॉपर हैं ऐश्वर्या वर्मा जी को। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है। क्या क्या रहे हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चन है और हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिखना है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, सब क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है। क्वेश्चन का पार्ट इंडिकेट किया गया है और वर्ड लिमिट एंड क्वेश्चन स्पेसिफाई शुड बी एडेड टू। क्वेश्चन का वर्ड नंबर दिया गया कि कितने वर्ड पे क्वेश्चन को एड्रेस करना है, लिखना है। और ये जो इवैल्यूएशन होगा, जो भी मूल्यांकन होगा, किस आधार पर होगा, यहाँ पे दिया गया है। कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंस की कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंटेंट कॉम्पिटेंस कंटेंट के ऊपर रहेगा, लैंग्वेज के ऊपर हो गया, और इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा और कंक्लूजन के ऊपर रहेगा। ये 6 पैरामीटर के ऊपर मार्किंग होगा, 6 पैरामीटर के ऊपर मार्किंग होगा। और हम वीडियो पे आगे देखेंगे कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर दिया है, वो हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज में हमें बताया गया था कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट को समझना है। कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंस, कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा गया है उसे पहले समझना है। फिर उसके बाद कंटेंट, सही कंटेंट लिखना होगा और स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। फिर इंट्रो, बाद में मेन का जो बॉडी है, फिर बाद में कंक्लूजन। तो चलिए, ये तो टॉपर है, ऑल इंडिया फॉर 2021 का टॉपर है। तो इसने कैसे आंसर का डिमांड को, कॉन्टेक्स्ट को समझ के आंसर को पूरा किया है, इस पर हम देखेंगे। हाँ, शुरू करने से पहले कुछ कंडीशन मैं बता देना चाहता हूँ। पहला कंडीशन है कि हम यहाँ पे जो कि टॉपिक का कंटेंट है उसे नहीं पढ़ेंगे। दूसरा है, तो क्या हम पढ़ेंगे? दूसरी बात कि हम इसका जो एक प्रेजेंटेशन है कि कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझा है इन्होंने, और कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद कैसे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है, आंसर को किस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। तीसरी बात, इंट्रो को कैसे लिखे हैं, बॉडी को कैसे लिखे हैं और कंक्लूजन को कैसे लिखे हैं। ठीक है, इन कुछ बातों को नज़र रखते हुए हम ये आंसर को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, SI, also comment the challenges faced by SI and measures to take in the address। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कॉन्टेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स का तो प्रोटेक्शन के लिए रूल ऑफ आर्कोलॉजिकल SI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या काम करता है, मोनूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या काम करता है। और दूसरी बात बताया गया है कि इसका चैलेंजेस जो अभी के टाइम पे फेस कर रहा है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसे हमें बताना है। तो इसमें दो मेन पार्ट है कि SI के बारे में हमें एड्रेस करना होगा। दूसरी बात, SI कैसे काम करता है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स के लिए, मैं जो समझाऊँ। और तीसरी बात यह है कि चैलेंजेस क्या है SI के सामने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने। तो चलिए क्या लिखा है हम देखते हैं। पहले लिखा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज द एस्टेब्लिश्ड बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम टू डिस्कवर द पास्ट हेरिटेज एंड द अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर। सिंपली बहुत बढ़िया तरीके से डेफिनेशन से शुरू किया है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा स्थापना की गया था और इसका काम क्या है। फिर उसके बाद सीधा टू द पॉइंट इसका जो रोल है ना, एक्सप्लेन रोल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको एड्रेस किया गया है। देखिए क्वेश्चन पे रोल है, सीधा आंसर पे ही रोल है, टू द पॉइंट आंसर लिखा, इसे कहते हैं। फिर देखिए, इट्स रोल हैज़ बीन इवॉल्व ओवर द ईयर। इसका जो रोल है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये दिन ब दिन बदलता जा रहा है। क्या क्या रोल है? पहला रोल है डिस्कवरी ऑफ न्यू साइट्स। देखिए, ये तो पहले मेन पॉइंट को लिखें, फिर एक एक पॉइंट को अलाइनमेंट उनका देखिए, एक एक पॉइंट को एक पूरा बॉक्स के अंदर रखा है। सब पॉइंट को, मेन पॉइंट तो ऊपर लिखे हैं, सब पॉइंट को बॉक्स के अंदर रखा है और फिर एक एक एग्जांपल दिए देते चले गए। फिर पॉइंट नंबर 1, डिस्कवरिंग ऑफ न्यू साइट्स। फिर यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर यहाँ पे दिए गए हैं। फिर एग्जांपल दिया है, प्री सर्विसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग साइट्स टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड प्रमोट द टूरिज्म।
ये एक पॉइंट है। रिस्टोरेशन ऑफ साइट्स, ये एक चौथा पॉइंट है। इसके बाद ही क्वेश्चन पे पूछा गया था ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, वो सब चैलेंजेस को यहाँ पे एड्रेस किया है कि लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ, आर्कियोलॉजिकल, लैक ऑफ फंड्स, ये सब एक जो भी लैक होता है ना कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि स्किल्ड स्टाफ नहीं है, लैक ऑफ फंड्स नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी, लैकिंग टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये सब एक प्रॉब्लम रहता है। फिर देखिए अगर जगह और टाइम के चलते इन्होंने चैलेंजेस को एक ये चार्ट के माध्यम से बताया है। फिर देखिए फिर मेजर्स क्या क्या लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म फॉर्म करना चाहिए, एडप्टेशन ऑफ हेरिटेज स्कीम सब प्रमोट करना चाहिए, एडप्ट करना चाहिए सरकार के द्वारा। प्रमोटिंग टूरिज्म थ्रू स्वदेश दर्शन, एक जो टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, हमारे खुद के लोग भारत को घूम सकें और देख सकें। फिर लास्ट में कंक्लूड किया है, चाहे 2 लाइन हो पर लास्ट में कंक्लूजन भूले नहीं है। ऐसा ही था इंस्ट्रूमेंटल इन व्यू स्ट्रक्चरिंग द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो लास्ट में 2 लाइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखें तो हम ये क्वेश्चन में एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्वेश्चन को जितनी बार में टुकड़े टुकड़े करके क्वेश्चन में पूछा है, इसका रोल क्या है, चैलेंजेस क्या है और मेजर्स क्या है। एक बात है रोल, एक है चैलेंजेस और एक है मेजर, और दूसरी बात है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कॉन्टेक्स्ट को पहले इन्हें मार जाता है कि कॉन्टेक्स्ट को सही से समझे हैं। दूसरी बात उनका कंटेंट सही है, कंटेंट को सही से प्रेजेंट किए हैं। थर्ड थिंग है कि प्रेजेंटेशन एक अलाइनमेंट के ऊपर है, एक मतलब नज़र में आने वाला लिखे हैं। फोर्थ है इनका हैंड राइटिंग, लैंग्वेज और हैंड राइटिंग पूरा शुद्ध है, कहीं पे भी निशान नहीं है आंसर के ऊपर, मतलब काटा नहीं है, पूरा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग है, हर कोई समझ पाएगा ये आंसर को देखते ही। और बॉडी इंट्रो तो शुरू से डेफिनेशन से शुरू किए हैं, बॉडी में सब लिखे हैं, फिर कंक्लूजन में दिए हैं, तो इसे ही एक बढ़िया आंसर कहा जाता है और इसीलिए ही वो टॉपर बने हैं यूपीएससी का। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि ट्राइबल आर्ट हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर एक्टिंग एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ए टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। एलुसिडेट ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसमें से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ट्राइबल आर्ट के बारे में बताया गया है कि ट्राइबल आर्ट में जो ट्राइबल जो आदिवासी के जो कला है, इसमें क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं और उसका क्या पोटेंशियलिटी है, ये पहला पॉइंट गया है। फिर ये टूल फॉर कैसे, ये एक माध्यम है सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो ट्राइबल जाति का सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए ये कैसे एक टूल हो सकता है, माध्यम हो सकता है, ये दूसरा पॉइंट। और बाद में ये कैसा एक चैलेंजेस है, थर्ड पॉइंट में कैसा एक चैलेंजेस है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कुल 3-4 पॉइंट है। ट्राइबल आर्ट जो है, ट्राइबल कला, आदिवासी कला, उसके पोटेंशियल के ऊपर है, इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी के ऊपर है और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखा है जानेंगे। आंसर के शुरुआत में इन्होंने सीधा सीधा डेफिनेशन से फिर से स्टार्ट किए हैं। लिखे हैं कि ट्राइबल आर्ट रेफर द आर्ट पोजेस्ड बाय द स्पेसिफिक ट्राइब्स व्हिच आर द यूनिक एंड रिप्रेजेंट देयर ट्रेड्स ऑफ देयर कल्चर। डेफिनेशन सीधा सीधा है, आप भी समझ पा रहे हैं कि डेफिनेशन सीधा सीधा डेफिनेशन लिखा है और बीच बीच में अंडरलाइन भी करते चले गए हैं। फिर क्वेश्चन के ऊपर सीधा आ रहे हैं कि इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी क्या है। इसमें लिखा है ना क्वेश्चन में कि ह्यूज पोटेंशियल, तो इसमें क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं कि उनमें पोटेंशियलिटी है। पोटेंशियल सीधा लिखे हैं और उसे अंडरलाइन किए हैं, बॉक्स किए हैं। फिर पॉइंट नंबर 1 दे के पिछले आंसर की तरह सीधा लिखे हैं एज ए इकोनॉमिक रिसोर्स। फिर देखिए नीचे एग्जाम्पल दे के लिखे हैं। आप धीरे धीरे पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम का अभाव है, इसलिए हमें सारे आंसर को देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ लिखे हैं। फिर दूसरे में सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन को सीधा उतार दिए हैं नीचे। फिर कैसे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है उन्होंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं 2-3 पॉइंट में सीधा सीधा लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ये है कि हर एक पार्ट को टच करना है, हर एक पार्ट को एड्रेस करना है क्वेश्चन में, उन्हीं पेपर के अंदर लिखना है। फिर चैलेंजेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, एक जनरल कोई भी आए तो हमें ये सभी देना है। लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ स्टाफ है। फिर और क्या है, डीलिंग आर्ट्स की, एक आर्ट को डीलिंग करना है। फिर पॉवर्टी एंड आइसोलेशन ड्यू टू टेरेन, लैक ऑफ
कैनाल्स टू प्रोपोगेट द गवर्नमेंट कॉन्डक्ट आदि महोत्सव, लैक ऑफ चैनल्स। अच्छा, तो एक एक चैनल होना चाहिए कि उसको कैसे एड्रेस कर पाएँ। तो और टाइम नहीं हुआ है इसीलिए कंक्लूड नहीं किया है, कंक्लूजन भी लास्ट में नहीं दिया है। फिर भी यह एक एक्सीलेंट आंसर है क्योंकि क्वेश्चन का हर एक पार्ट को इन्होंने एड्रेस किया है। बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को, सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस किया है मैम ने। फिर सेकंड क्वेश्चन के बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, और हमारा ये पहला काम है कि क्वेश्चन को रीड करके हमें खुद समझना होगा और उसके बाद आंसर क्या लिखे हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते ही हमें पता चला है कि ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, GS1 का क्वेश्चन है। इसमें ये लिखा गया है कि थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 प्रपोज सम रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अच्छा, तो ये देखिए अंडरलाइन किया है, रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है 1919 इंडिया एक्ट में, उसे लिखना है। इट रिमाइंड शॉर्ट ऑफ फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ इंडियन एलाबोरेट। इट रिमाइंड शॉर्ट ऑफ फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ इंडियन एलाबोरेट। यद्यपि, हिंदी का अनुवाद में पढ़ता हूँ, यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने कुछ मौलिक प्रशासनिक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया, तथापि ये भारतीयों की आकांक्षाओं का पूरा करने का असमर्थ रहा। सविस्तार वर्णना कीजिए। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कि रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस था, जो भी चेंजेस किया गया था वो जो इंडियन का जो फुलफिलिंग था, मन में जो था उसे पूरा नहीं कर पाया। तो हमें कैसे आंसर लिखा है मैम ने वो हम पढ़ते हैं। फिर से वही डेफिनेशन से स्टार्ट किए हैं, थोड़ा कुछ बैकग्राउंड देके स्टार्ट किए हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1920 फेस्ड वेरियस प्रेशर्स बोथ इंटरनली एंड इन द ब्रिटिश टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस इन इंडिया। इन दिस बैकग्राउंड ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1970 पेप द वेब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि किस आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया था उसका एक बैकग्राउंड, शॉर्ट बैकग्राउंड दे दिए हैं। फिर जो रेडिकल चेंजेस, किन किन चेंजेस किया गया था ना, वो चेंजेस को लिखे हैं। क्या क्या चेंजेस हैं देखिए, अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा, आप पॉज करके पढ़ लीजिए कि बाइकैमरल, मैं स्पीड में पढ़ता जा रहा हूँ। बाइकैमरल रेजिमेंट सेंटर एक्सपेंडेड टू सेपरेट इलेक्टेड फॉर सच Sikh, European and Anglo-Indian. Introduction of diarchy at the province to give them the more freedom. Fourth में है it include the number of Indians to the executive council from 1 to 3. ये एक चेंजेस था। हावर फिर से दिया गया है कि इतना सब करने के बाद भी रिमेन द शॉर्ट ऑन द डिमांड, और डिमांड में कमी थी। क्या क्या और डिमांड चाह रहे थे ये देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल चाहते थे, सिविल सर्विस जो एज है, और रिप्रेजेंटेशन वजन इशू उसके ऊपर था, इफेक्टिव वेटो वाज स्टिल अंडर द वाइसरॉय। ये सब जॉइंटली गिव इंपॉर्टेंट पोस्ट्स राल आउट एक्ट और जालियानवाला बाग मैसेकर ये एक का रीज़न था। तो ये सब देखिए एक पॉइंट फॉर्मेट की तरह एक हेडिंग को पूरा बॉक्स करके उसके अंदर ही आंसर लिखे हैं। और हम लोग जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो रीजनल मीडियम के बच्चे हैं, हमें अगर इंग्लिश मीडियम में टॉप क्यों कर रहे हैं, इसे समझने से पहले हमें उनका आंसर को समझना होगा। क्योंकि वो लोग जितना मेहनत कर रहे हैं हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हम भी वही सोर्स पढ़ रहे हैं, पर आंसर में और रिजल्ट में बहुत अंतर आ रहा है। इसका कारण ये है कि हम उनकी तरह क्वेश्चन को, डिमांड को फुलफ़िल ना कर पा रहे हैं आंसर लिखते वक्त। इसीलिए हमारा मार्क में बहुत जो पार्थक्य, जो फ़र्क इंग्लिश मीडियम की तरह दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऑफन डीम्ड एज द फॉरगॉटन कॉन्फ्लिक्ट, द कोरियन वॉर हैड द फार रिचेस्ट इम्प्लीकेशन एल्सिडेंट। तो ये कोरियन वॉर का बारे में बताया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। तो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन को समझने के बाद सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किए हैं कि कोरियन वॉर के बीच में कौन से एज के बीच में स्टार्ट हुआ था और किस किस बीच में हुआ था, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में हुआ था, वो बताएं। कि फॉरगॉटन कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएं। देखिए वो भी पॉइंट फॉर्मेट में लिखे हैं, पूरा अलाइनमेंट ठीक करके और बड़े बड़े अक्षर में लिखे हैं, जैसे कि स्पेस मैनेजमेंट सही से हो पाए। फिर हाइवर इट हैड द फेयरिंग इम्प्लीकेशन, फिर से वही लिखा है क्वेश्चन का डिमांड को समझते हुए। यहाँ पे थोड़ा डाटा को कोट किए हैं और थोड़ा लिखे हैं, नहीं कि ऐसे ही हवाबाजी चल रहा है, नहीं, थोड़ा लिखे हैं और आंसर में हर जगह जहाँ पे भी ज़रूरत हो अंडरलाइन करते करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है। 5 आ रहा है सीधा ज्योग्राफी क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि
एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंटरेक्शन विथ सोलर पार्टिकल्स। ये सीधा सीधा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन है और उसका सिग्निफिकेंस स्पेशल रेफरेंस के ऊपर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड सराउंड द प्लांट, सीधा डेफिनेशन है। फिर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पूरा एक ग्राफ के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से सीधा बता दिए हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड है। और देखिए उसके बाद ही उसका पूरा एग्जांपल वगैरह दे के आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ। देखिए मैग्नेटिक प्लेन एंड सोलर पार्टिकल्स, ये सन है, ये अर्थ है, तो ये जो सोलर पार्टिकल्स है इसे पूरा ये बताए हैं। देखिए बीच बीच में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है आंसर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और अगर बात आती है GS1 की, तो इसमें हम काफ़ी बार ज्योग्राफी में तो मुझे लगता है कि हर एक क्वेश्चन में, जैसे कि टॉपर ने दिए हैं, हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे भी ज़रूरत हो ग्राफ की और पिक्चर्स की, वहाँ पे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस पे हमें थोड़ा एज मिलता है बाकियों से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, इसे पॉज करके आप देख लीजिएगा, या फिर विजुअलाइज वेबसाइट को जाके आप इसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या इसमें दिया गया है। देखिए डिस्कसिंग द चैलेंजेस pertaining to dam safety in India, highlight the potential to the dam rehabilitation and improvement project to address them। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा एग्रीकल्चर पोर्शन भी, जोग्राफी पोर्शन भी इसमें आता है कि अगर बात आती है तो डैम्स की, तो इसमें रिवर भी इंक्लूड होता है और इरिगेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर भी इसका पार्ट आता है। तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन में कैसे लिखे हैं और आंसर को कैसे दिशा दे रहे हैं देखते हैं। देखिए पहले ही रिवर के बारे में बताया गया कि हमारा कितना मेजर रिवर है और एक बड़ा नेटवर्क है हमारा, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है हमारा, तो वो इंट्रो में थोड़ा बताए हैं। फिर नेटवर्क क्या क्या हमारा जो डैम है, यूटिलाइज दिस पोटेंशियल क्या क्या है और कौन सा डैम किस नदी के ऊपर है वो भी बता देंगे, जैसे कि इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर, रिहंद डैम महानदी के ऊपर, नागार्जुना सागर कृष्णा नदी के ऊपर, ये सब डैम है। तो डैम सेफ्टी की तो बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर चैलेंजेस क्या क्या है उसे दिए हैं, ठीक है। इशू क्या क्या है डैम सेफ्टी के ऊपर, लार्ज, क्योंकि बहुत डैम अभी सारे पुराने हो रहे हैं एंड लार्ज होल कोलैप्स कैन कॉज द लार्ज स्केल ऑफ फ्लडिंग, इसकी वजह से फ्लडिंग सारे आ रहे हैं। जैसे कि केरला में रिसेंटली हर साल फ्लडिंग आता है, उसका रीज़न डैम है, क्योंकि डैम्स सब अब सही तरह से नहीं है और उनका कैपेसिटी सब बहुत कम हो गया है और रिहेबिलिटेशन इनका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस सही से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और वाटर लेवल भी सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए, जैसे कि प्रेजेंट की तरह ड्री प्रोजेक्ट के पर ये सब पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। आज मैं कुल 7-8 क्वेश्चन को एनालिसिस करूँगा, फिर बाद में उनका और कुछ जीएस का टॉपिक देखेंगे हम, और ऐसे एथिक्स भी कैसे लिखे हैं हम देखेंगे, और फाइनली हम कंक्लूजन भी हम इसमें से क्या सीख मिला हमें वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अंडरस्टूड बाय कार्बन कॉम्पेंसेशन डेप्थ CCD, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द राइज इन दिस डेप्थ ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग एज वेल। हिंदी का अनुवाद है, कार्बन क्षतिपूर्ति गहराई या कार्बन कॉम्पेंसेशन डेप्थ CCD में क्या अभिप्राय है, साथ ही मानव जीवित तापन के कारण इस गहराई में हुए वृद्धि के निहितार्थ के भी विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन में है। तो कार्बन कंपनसेशन डेप्थ क्या है उसे पहले बताया गया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, और राइज इन डेप्थ ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, कि मनुष्यकृत जो कि गर्म हो रहा है, ठीक है। कार्बन इम्प्लीकेशन, जो कार्बन जो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, उसको हमें लिखना होगा। मैं इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, देखते हैं कैसे लिखे हैं।
कार्बन कॉपरेशन डेप्थ इज द डेप्थ in the sea below which CO2 concentration increase due to the dissolution of CaCO3 high pressure cold water। अच्छा, डेफिनेशन दिया है, ठीक है। ये डेप्थ है, ये डिसोल्यूशन ऑफ ये दिया है, ये पिक्चरल फॉर्म में सीधा सीधा बताया एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग साल्ट इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 क्रिएचर्स एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के टाइम पे हमें ये सीख मिला कि नहीं, हमें टॉपर का आंसर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों हो जाता है टॉपर का आंसर डिस्कस करना? क्योंकि हमें यह जानना मिलता है कि नहीं, हम इससे कुछ जान पाएंगे और हमें जो गलती कर रहे हैं उसे सुधार पाएंगे, हमारे गलती को, ठीक है। और इनका हम स्ट्रक्चर देख लिए कि हाँ कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे क्वेश्चन को डिमांड को पहले समझना है, क्वेश्चन का डिमांड को पहले समझ के उसका जो इंट्रो है, इंट्रो को पहले कुछ शब्दों में, कुछ धाड़ी में इंट्रो को सीधा सीधा सरल भाषा में हमें लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन का जो हर एक डिमांड है, हर एक पॉइंट है, वो हर एक पॉइंट को हमें अंडरलाइन करके उसके नीचे नीचे हमें पॉइंट और एग्जांपल के थ्रू ही क्वेश्चन को इलुसिडेट करके समझाना है, ठीक है। हम यह करते हैं, जो भी हमें आता है हम तो सब पढ़ के जाते हैं और सालों साल पढ़ते रहते हैं, यूपीएससी स्टूडेंट है। हर जगह ये है कि हमें बहुत पढ़ना होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है हमारे दिमाग में, हम क्वेश्चन देखते ही हमारा जितना भी नॉलेज है वहाँ पे पेपर में हम बांट देते हैं, ठीक है, निचोड़ देते हैं। पर वो पूरा गलत है, वो पूरा गलत प्रोसेस है। ये करने से बिल्कुल मार्क नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का डिमांड को कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है क्वेश्चन, पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद क्वेश्चन का जो कि कंटेंट है, कंटेंट को हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो भी याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में हमें लैंग्वेज के ऊपर काम करना होगा कि जो शब्द, जो वाक्य हम लिख रहे हैं और जो व्याकरण हम यूज कर रहे हैं वह उचित है या अनुचित है। और क्योंकि हमारा शब्द हमारे आंसर को रिच करता है, हमारे आंसर को क्वालिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, उसी प्रकार का शब्द हमें व्यवहार करना चाहिए। हम जो शब्द क्लास 5-6 में ऐसे में लिखते थे, उत्तर खाते में लिखते थे, वही शब्द हम यूपीएससी में यूज नहीं कर सकते। हमें समझदारी शब्द व्यवहार करना होगा ताकि हमारा क्वेश्चन का जो रिचनेस है वो ऊपर बढ़ पाए। जैसे कि पीजी लेवल का हमें लिखना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हमें ऐसे और आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। तभी हमें मार्क मिलेगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे और कोई भी रीजनल मीडियम का जो कोई भी स्टूडेंट हो। लैंग्वेज बहुत बड़ी फैक्टर होती है। अगर लैंग्वेज में गड़बड़ी होगी तो सारा खेल पानी में जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज के ऊपर काम करना ज़रूरी है। उसके ऊपर कंटेंट तो गया हमारा, के ऊपर बॉडी और इंट्रो कंक्लूजन में बहुत से बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी सारे आंसर में हम देखेंगे वो सब। सो थैंक यू इतना टाइम पेशेंस करने के हेतु आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।